जब जब पीएम फेस की बात होती है कि ऑपोजिशन की तरफ से कौन 2004 याद दिलाया जाता है, जब तब कोई चेहरा नहीं था विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो फील गुड था एनडीए का वो बुरी तरह से हारा और फिर विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, उन्होंने सरकार बनाई। ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। आप दूल्हा खोज रहे हैं। तब मोदी जी भी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं आपको बताता हूं, एक सार्थक बहस होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है इन सारे घमंडियाओं का? लक्ष्य क्या है? घमंडिया कहते हैं मोदी जी की कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, बिच्छू है, सांप है। मोदी जी का लक्ष्य क्या है? भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। भारत का बज रहा है डंका और घमंडिया की लग रही है लंका। यह है फर्क। तीसरी बात, मैं पहले भी आपके चैनल पे आया, मैंने आपको बताया था कैसे मंडे को अखिलेश यादव, ट्यूसडे को राहुल गांधी, वेंसडे ये सब अब एक कैबिनेट भी बना देते हैं। यहां तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हिमालय की चोटी की तरह है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और एक बात बहुत गंभीरता से कहूंगा, हमें यकीन है, आपके मंच से कह के जा रहा हूं, हैट्रिक की बात हो रही थी, एक हैट्रिक अभी लगी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक हैट्रिक और लगेगी, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक लगाएंगे। तीसरी बात, लेकिन अपने सारे युवा भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको एक बात कहूंगा, ये अपने दिल से सोचिएगा। एक व्यक्ति 9.5 साल तक बिना छुट्टी लिए, कोविड का संकट आता है तो 220 करोड़ टीके देता है, रात दिन एक कर देता है, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट देता है, अर्थव्यवस्था सुधार देता है, नौकरी का सोचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और कहीं चूक हो गई ना तो विश्वास उठ जाएगा जनता का। ईमानदारी से वो कहेंगे ये भ्रष्टाचारी अच्छे हैं, ईमानदार क्यों बनना है? ईमानदार हार जाता है। इसलिए भारत की किस्मत का निर्णय आपके हाथों में है। ऐसा बटन दबाना, ये जो झटका अभी लगा है, इस बार ट्रांसफॉर्मर फूक जाए, आगे करंट ही ना आए। थैंक यू। अनुमति, ये ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन आपस में बात हो, अब तो आपके बगल में खड़े हैं सत्य प्रकाश जी, वो क्या कहते हैं उस बाद में सुनेंगे, लेकिन उनके विधायक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को ऐसे, जैसा एक बार कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कह दिया था, उसी तर्ज पर वो बोल रहे हैं, फिर कैसे एकजुटता होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन साथ आया है और हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपने सुना है क्षमा बढ़न को चाहिए, तो जब इकट्ठा होना है तो जो भी बड़ा होगा उसे ये करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत तालियां बजी, सस्ती तुकबंदी पे तालियां बजी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जनरेशन के हैं जिससे हम भी आते हैं। तो पहले कभी भी इस तरह सबके सामने भद्दी भाषा नहीं बोली जाती थी। ये क्या फूहड़ शब्द है, घमंडिया। अपने विपक्षी को क्या आप इस तरह से बात करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करी। परसों जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में यह साफ बताया कि अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरदस्ती लादी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा जो आपके समझ में आए वो करो। ये एक ऐसी समय होता है जहां पर पॉलिटिकल विल काम करती है, जहां पर सवाल केवल पहले हमला करने का या बहादुरी का नहीं होता है, वहां राजनीति की बात होती है। आज हमारे देश के ऊपर लद्दाख में मेरी 24 साल वायुसेना में सर्विस रही है, इसलिए मैं ये बड़े अधिकार से बोलती हूं कि आज लद्दाख में जब 2000 किलोमीटर हमारे यहां चीन चल आया है, तो प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, इसलिए मैं उन्हें बेहद डरपोक मानती हूं। और दूसरी बात, मुद्दे की राजनीति करना है। यहां मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, साक्षी मलिक है। आज हमारे देश की वो पहलवान बेटी, यहां बहुत बेटियां बैठी हैं, वो सिर्फ इसलिए कुश्ती लड़ना छोड़ देती है क्योंकि वहां जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न उसके साथ किया, तो वहां न्याय नहीं होता और उसी का एक टीम का सदस्य कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये पूरे देश की हर एक बेटी के लिए शर्म की बात है।
इसलिए मुद्दे की बात होना चाहिए, मनोज नरवाने की बात होना चाहिए। और ये जो बात करते हैं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, सच तो ये है कि वो हमारे 20 जवान जो लद्दाख में उस समय शहीद हुए थे, उनके पास प्रॉपर ECCI क्लोथिंग नहीं थी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग नहीं थी, और इसे रीता बहुगुणा जोशी ने खुद कहा है। तो ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। लोगों को आप एक समय तक व्हाट्सएप पे ठेल ठेल कर, क्योंकि 7.5 घंटे ऐसा एक स्टडी में आया है, एवरेज एक युवा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा रहता है, तो उसी पर गलत बातें ठेल ठेल कर उनको अगर भ्रमित करते रहेंगे तो ये देश जो एक लोकतंत्र है, इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा होता है इन सब बातों से। गौरव जी, छोटा सा देखिए, एक पंक्ति ऐड जरूर करूंगा, क्योंकि जनता की समझ पे इन्होंने सवाल उठाया व्हाट्सएप पे ठेल ठेल के। अरे सबकी समझ को अपने नेता की समझ की तरह मत समझो, बहुत समझदार हैं, ये भविष्य बनाते भी हैं, ये भविष्य बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। और एक बात बोलूंगा बड़ी विनम्रता से, ईवीएम खराब है, जनता खराब है, लोकतंत्र मर गया है, नहीं। आपको ये समझना होगा कि जितना आप सर झुकाएंगे जनता के प्रति, जितना आदर देंगे, वो उतना उठाएगी। इन्होंने बात करी 24 साल वायुसेना में इनका करियर रहा है, सल्यूट है मैडम आपको, आपने देश की सेवा करी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, 9.5-10 साल तक राफेल क्यों नहीं आ पाए? क्यों कमीशन खोरी हो रही थी? और नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि राफेल आए, अपाचे आए, चिनूक आए, S-400 आए, बुलेट प्रूफ जैकेट आए। और इनका गांधी परिवार कहता था बुलेट प्रूफ जैकेट जाए भाड़ में, पहले मेरा VVIP चौपर दो, राहुल बाबा को जाना है घूमने। ये फर्क है, ये फर्क है। और एक बात और कह दूं, एक बात और, ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब चेक करिएगा, वही गूगल और व्हाट्सएप चेक करिएगा। 1 रैंक 1 पेंशन सपने दिखाए इन्होंने, जो व्यक्ति इनके देखे हुए सपने पूरे कर दे, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी मोदी जी ने, और इनके समय में सेना के वेटरन जो है वो धरने पे बैठे थे, प्रदर्शन पे बैठे थे। 2014 में 500 करोड़ का बजट छोड़ के गए थे और लागू नहीं करी थी। जिस व्यक्ति ने लागू करी, असंभव को जो संभव कर दे, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। छोटा सा जवाब फिर मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि OROP की मैं भी बेनिफिशियरी आज तक नहीं हूं, तो ये सरकार झूठ बोल रही है। मैं अपने आप में जीता जागता प्रमाण हूं। दूसरी चीज, मैं महिलाओं के पहले लॉजिस्टिक्स बैच की अधिकारी रही हूं, जो जहाज की खरीद फरोख्त और कॉन्ट्रैक्ट परचेज मैनेजमेंट करता है। कांग्रेस की सरकारों ने देश में 3000 जहाज खरीदे, और राफेल की आखिरी टेंडरिंग भी कांग्रेस की सरकार के समय 2007 में हुई थी। HAL के साथ एक मुद्दा था जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं हो पाया। 36 जहाज खरीदकर ये लोग देश के लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमने सेना को मजबूत बनाया। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना 2000 के दशक में रही है। तो एक ये झूठ है, दूसरा OROP का झूठ। मैंने आपको बताया कि मैं खुद उसकी बेनिफिशियरी नहीं हूं। और एक बात, OROP में जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनको पहली बार बीजेपी की सरकार ने घसीटा, मारा, पुलिस में लेकर गए, वहां औरतें भी थी। गूगल करिए, आपको सच्चाई मिलेगी। सिर्फ ताली बजाने के लिए कोई चीज मत सुनिए, कम से कम सच जानने के लिए भी ये। और सेना के नाम पे ये राजनीति करते हैं, सेना के नाम पे वोट बटोरते हैं। आप लोग बताइए, G20 का जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री अपना सम्मान करा रहे थे, उसके 2 दिन पहले शहीद हुए थे। क्या उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया? बार बार ऐसा होता है, हमारे शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनके नाम पे केवल वोट बटोरते हैं। ये आपको दिल से बता रहे हैं, समझना चाहिए। एक लाइन है तो एक प्रश्न है। सारी कांग्रेस की सरकारों ने इतना लिया, ये छोड़िए, 2004 से 2014 तक 42 स्क्वाड्रन थे, 33 पे क्यों आ गए? कितने विमान आए बताइए? चलिए ये बताइए। आप तो एयरफोर्स में रही है ना, बताइए। मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं थे। आखिरी बार जो परचेज खत्म की मिराज 2000-1 एयरक्राफ्ट 10 साल में कितने विमान आए? इतना बताइए। उत्तर दीजिए, फर्नांडिस ने मना कर दिया। एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सबको ये धोखा दिया जाता है कि हमसे छिपाया गया। हाँ, हमने छिपाया था शुरू में कि वीर सावरकर जो है उसको जिंदगी भर पेंशन मिली, हमने छिपाया। फाइटर जेट में वीर सावरकर जी आ गए। अरे बॉम्ब गिरा देंगे, आप लोग उड़ जाएंगे। कहाँ वीर सावरकर पे पहुंच गए भैया? वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं, हमेशा कहूंगा मैं, उन्होंने काला पानी की सजा करी है।